देखिए मियोसिस मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मियोसिस की पूरी समरी बता दी थी। अब मियोसिस जो है वो मियोसिस को हमने 2 इवेंट्स में डिवाइड किया है। मियोसिस 1 को हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। मियोसिस 2 को हम सेकंड मियोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। अब मियोसिस 1 की जो सब स्टेजेस हैं, वैसे तो वही सिंपल आप डिवाइड कर लो, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस जो होगी मियोसिस 1 की, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1। सेम वही है स्टेजेस जो माइटोसिस की हैं। क्योंकि ये मियोसिस 1 में हो रही है तो हम इसके साथ 1 1 लगाते जाएंगे। इसी तरीके से जो मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 के अंदर जो ये स्टेजेस होंगी, इसके अंदर प्रोफेस 1 कहेंगे, मेटाफेस 1 कहेंगे, एनाफेस 1 और सॉरी प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2 कहेंगे, जो किसमें होगी? मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। और मियोसिस 1 में भी जो सबसे लॉन्ग स्टेज होती है, सबसे प्रोलॉन्ग और सबसे लेंथी जो स्टेज है वो है प्रोफेस 1। और असल में अगर आपने बस प्रोफेस 1 समझ ली ना, तो उसके बाद फिर ये सारी स्टेजेस तो सेम वही है, अगर आपने माइटोसिस समझी हुई है तो उसी तरह से। तो अब देखो प्रोफेस 1 बहुत लॉन्ग सब स्टेज है, तो इस वजह से इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, मतलब फर्दर 5 1 2 3 4 5 सब स्टेज में डिवाइड किया है। अब सबसे पहला काम तो ये करोगे, इनकी सीक्वेंस याद रखोगे। ऐसा भी तो कोई एमसीक्यूज आ सकता है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 की सब स्टेजेस की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो ऐसा करो, करेक्ट सीक्वेंस को ना ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ऐसे इसको कर लो। लेजी 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 के ये हो गया ना, लेप्टोटीन और जाइगोटीन तो हो गया लेजी। लेजी लेजी पैडिक करके याद कर लो। लेजी पैडिक से आपको कैसे याद रहेगा? एल ए जो है वो लेप्टोटीन है, जेड वाई जो है वो जाइगोटीन है, पी ए जो है वो पैकेटीन है, डी आई जो है वो डिप्लोटीन है। क्योंकि इसमें भी डी आई आ रहा है, इसमें भी डी आई आ रहा है, लेकिन डाइकाइनेसिस के साथ के है तो के आपको बता देगा कि ये डाइकाइनेसिस है, यानी लेजी पैडिक। लेजी पैडिक याद कर लोगे तो ये सीक्वेंस आपको ना नोट करना आसान हो जाएगा। लेजी पैडिक, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस पुराना लिखो बट के लिख लो। लेजी पैडिक, इससे आप याद रख लोगे। ये तो मैंने सीक्वेंस याद करने का बता दिया आपको। अब ये देख लेते हैं इन स्टेजेस में होता क्या है। लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है और डाइकाइनेसिस में क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। सबसे पहले हम यहाँ लिख देता हूँ लेप्टोटीन। अब ये लो, लेप्टोटीन के अंदर ये सेल है, ये हमारे प्राइमरी oocytes हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या होगा? लेप्टोटीन होगा तो क्योंकि यहाँ पर तो सारा चक्कर ही क्रोमोसोम का है, सारा खेल ही क्रोमोसोम का है इसके अंदर, तो क्रोमोसोम ही को देखते हैं। लेप्टोटीन इनिशिएट मियोसिस। अगर आपसे पूछा जाए मियोसिस को कौन सी सब स्टेज स्टार्ट करती है प्रोफेस की, तो वो कौन सी है? वो है लेप्टोटीन। द सेल अंडरगो meiosis is completely larger in size and possesses a large nucleus। सेल का साइज भी लार्ज हो जाता है और न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। इट हैज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ऐसे बना लेता हूँ, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ऐसे, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम बारीक होते हैं, पतले होते हैं, इस वजह से इनको मैंने ये ऐसे बनाया है। तो डिप्लॉयड हो गया। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। द क्रोमोसोम और क्रोमोनिमेटा, आपने अगर याद हो जब मैंने 6 चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अब लेप्टोटीन होती है सब स्टेज मियोसिस की, तो उस दौरान क्रोमोसोम बारीक धागों की तरह होते हैं, जिनको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इन बारीक धागों को क्या कहते हैं? फाइन थ्रेड्स को जो है वो क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो इस वक्त इसको क्रोमोसोम कह लें या क्रोमोनिमेटा कह लें। इन दिस स्टेज ऑब्जर्व्ड टू बी थिन। क्रोमोसोम इस वक्त बहुत बारीक होते हैं, जैसे मैंने देखा ना 2 क्रोमोसोम बिल्कुल बारीक बनाए, बारीक होते हैं, यानी इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं? थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ऐसे खुले हुए होते हैं तो ऐसे इस वजह से लॉन्ग लगते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनली
सिंगल रेदर देन डबल स्ट्रैंडेड, लॉन्गिट्यूडनली सिंगल देन डबल स्ट्रैंडेड। देखो मैंने तो इनको डबल स्ट्रैंडेड यहाँ आपको समझाने के लिए बता दिया, वरना क्या होता है इनके दो क्रोमेटिड बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे लंबाई में देखोगे तो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनली आपको डबल स्ट्रैंडेड नजर नहीं आते। लेप्टोटीन स्टेज के अंदर लॉन्गिट्यूडनली क्रोमोसोम कैसे नजर आते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि इनके दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। होते तो इनमें दो क्रोमेटिड है मगर वो इतने करीब करीब होते हैं कि वो आपको ऑब्जर्व कैसे होंगे, वो ऑब्जर्व होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, होते सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, नजर आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। ईच chromosome present beaded appearance due to the presence of dense granular chromomere at an irregular interval। पढ़ा था ना कि कहीं कहीं पर जहां ज्यादा जो है ये ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, जहां पर इनकी थोड़ी सी जो है वो हिस्टोन के साथ जब इनकी बॉन्डिंग होती है, वो क्वाइलिंग होती है, तो कहीं कहीं पर जब ये ज्यादा ऐसे क्वाइल हो जाते हैं किसी जगह पर ऐसे होते हैं छोटी छोटी, इनमें बीडिड अपीयरेंस भी नजर आती है। और पता है इस बीडिड अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, इन बीड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम क्रोमोमेयर कहते हैं ना। तो ये क्रोमोमेयर और क्रोमोनिमेटा असल में कहाँ है, ये लेप्टोटीन में नजर आ रहा है। अब लेप्टोटीन में क्या याद रखोगे, क्रोमोसोम भाई होते हैं इसमें लॉन्ग और थिन, इसके अलावा ये सिंगल स्ट्रैंडेड नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि इनके दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। और कहीं कहीं पर ये जहां से ज्यादा से थोड़े से थिक होते हैं उस जगह पर थोड़ी बीडिड अपीयरेंस भी देते हैं, और इन बीड्स को हम कह रहे हैं क्रोमोमेयर। ये तो हो गया लेप्टोटीन। अब आ जाओ लेप्टोटीन के बाद दूसरी एक स्टेज की तरफ आ जाओ। लेप्टोटीन बता दिया, लेप्टोटीन के बाद हो जाता है जाइगोटीन। लेप्टोस का मतलब ही सिलेंडर होता है, बारीक ऐसे सिलेंडर। इसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगो का मतलब होता है पेयर, किसी चीज की पेयरिंग करना को हम क्या कहते हैं, जाइगोटीन। अब देखो जाइगोटीन में क्या होगा, ये लो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। अब जाइगोटीन में क्रोमोसोम में क्या तब्दीली आएगी, zygote with a moment of homologous chromosome brought together by the attraction between them, thus chromosome of homologous pair। अब इसमें सबसे पहली तो चीज देखो, जाइगो का मतलब होता है पेयर, तो इसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, यानी एक जैसे क्रोमोसोम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये दो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम है तो ये होमोलोगस है। अब दूसरा एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों भी एक जैसे क्रोमोसोम है तो ये भी पेयर बनाएंगे। तो अब एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम इसके जैसा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली इसके करीब आ जाएगा। दोनों ही मूव करेंगे लेकिन मैं अभी एक को ही बना देता हूँ, सिर्फ इसने मूव करके इसके यहाँ करीब आ गया, ये इससे पेयर बना लिया इसने यहाँ। और ये वाला जो था ये, क्योंकि ये इसके जैसा था, इसने इसके साथ होमोलोगस का पेयर बनाना है तो इसने इसके साथ पेयर बना लिया ये। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, यहाँ पर पेयरिंग होती है, हो गए पेयर। ये इसने इसके साथ पेयर बना लिया, इसने इसके साथ, अपने अपने जैसे क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लेते हैं। तो जाइगोटीन में क्या याद रखोगे कि क्रोमोसोम्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है, क्योंकि एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इस पेयरिंग की वजह से जो क्रोमोसोम का पेयर बनता है, इस पेयरिंग की वजह से ये जो पेयर बना है, इस पेयर को हम कहेंगे क्या, ये जो पेयर बना है इसके पेयर को हम कहेंगे बाईवैलेंट। इसको क्या कहेंगे, इस पेयर को हम कहेंगे बाईवैलेंट, क्योंकि इस पेयर में दो क्रोमोसोम हैं। अलग कर देता हूं इसको बीच में से, इस पेयर में दो क्रोमोसोम हैं तो इस वजह से इस पेयर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाईवैलेंट। और इसमें जो ये जो पेयरिंग हुई है, जिस प्रोसेस से इस पेयर बायोवेलेंट बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिनेप्सिस। इसको हम क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहेंगे इसके पेयर बनने को। सही है ना, सिनेप्सिस एक प्रोसेस है। एक आपने साइनेप्स भी पढ़ा था, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो न्यूरॉन में था, वो न्यूरॉन का आपने पढ़ा था, जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में मिलना और बायोवेलेंट बनाने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, सिनेप्सिस जो है वो कहलाता है।
the nucleus now appear to half the number of chromosome, यानी अब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ लगते हैं। हाफ क्यों लगते हैं? क्योंकि मिसाल के तौर पे आपके पास 46 क्रोमोसोम थे, तो उसके 23 पेयर बन गए। होते तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब वो पेयर बना लेते हैं ना, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, तो गिनने में हमें ऐसे लगते हैं कि वो हाफ हो गए। हाफ हुए नहीं होते, लेकिन इसमें अपेयर ऐसे होते हैं क्योंकि करीब करीब आ जाते हैं ना, तो लगता है जैसे ये एक क्रोमोसोम है। ये 2 क्रोमोसोम है, मगर दिखने में कैसा लग रहा है? ये एक क्रोमोसोम लग रहा है। ये भी 2 क्रोमोसोम है, मगर दिखने में एक लग रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 2। लेकिन ऐसा नहीं है, वो करीब आने की वजह से ये ऐसा लग रहा है। तो ज़ाइगोटीन समझ आ गया? आगे चलूं? यही जो मैंने बातें बताई हैं ज़ाइगोटीन में, याद रखोगे। ज़ाइगोटीन के बाद जाता हूं मैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है, ज़ाइगोटीन के बाद आ जाता है पेकेटीन। ज़ाइगोटीन के बाद है पेकेटीन। पेके का मतलब होता है थिक। पेके का मतलब क्या होता है? थिक। अब देखो अब क्या होगा क्रोमोसोम के साथ, ये लो सर जी। सर सर ये तो पहले अपने साथ क्रोमेटिड मतलब सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते कॉपी करके। हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड बना लेते हैं। सिस्टर सर क्रोमेटिड बायोवेलेंट सब ठीक है। बाइवेलेंट के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, मगर वो इतने करीब करीब होते हैं आपको नजर नहीं आते। होते हैं बाइवेलेंट में, लेकिन वो सिस्टर क्रोमेटिड सही तरीके से जो अपेयर होते हैं वो फिर पैकेटिन में होते हैं। अभी बताऊंगा, इधर देखो। सर वो तो पहले ही बन जाते हैं ना, बायोवेलेंट में तो नहीं बनते ना। हाँ, वो बन तो उनको पहले ही तो जाते हैं। हाँ, बन तो पहले ही जाते हैं। सही है, सही है, बन तो पहले ही जाते हैं। पहले ही बने हुए होते हैं वो, एस फेज के अंदर ही बन जाते हैं। मगर थोड़ा सा अपेयर होना, अपेयर नहीं होते। अब अपेयर जो है वो उसमें भी नहीं होते जाइगोटीन में। पैकेटिन में थोड़ा अपेयर होते हैं। सही है ना? सही है, बन वो एस फेज में ही जाते हैं। अब इधर देखो, ये थे ना बाइवेलेंट, एक दूसरे के करीब करीब आ गए थे। चलो मैं इधर बना देता हूँ, ये बाइवेलेंट है। अभी इनमें दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, बिल्कुल करीब करीब है, तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है ऐसे। ये लो मैं इसको बना देता हूँ, ये ऐसे। अब क्या होगा? पैकेटिन के अंदर ये क्रोमोसोम थिक होना शुरू होंगे, यानी डेंस होंगे। जैसे जैसे ऐसे थिक होते जाएंगे, जब कोई चीज थिक होती जाती है तो मोटी होती जाती है ना, उसको ऊपर से नीचे से आप प्रेस करो तो वो क्या हो जाएंगे? थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो ये भी क्या होंगे? ऐसे थिक हो जाएंगे। देखो ये दोनों को मैं ऐसे थिक कर देता हूँ। ये लो, ये ऐसे थिक हो गए दोनों। ये भी थिक हो गए, और ये भी जो है वो, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसे थिक हो गए। पहले तो ये थिक हो जाते हैं ऐसे। पहले ऐसे ये थिन थे, जैसे ये इस तरह से थिन थे। ये दिखा रहा हूँ ना, जैसे ये पहले क्या थे? ऐसे थिन थे। लेकिन अब क्या होगा? ये ऐसे जो है वो थिक हो गए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो थिन वाला है, क्योंकि ये तो अब थिक हो चुके हैं। मैंने इसको मिटा दिया। अब इसको देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये थिक हो गए। थिक होने के बाद क्या होगा? ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे बीच में से डिवाइड होंगे ऐसे, ऐसे। ये देखो, 2 क्रोमेटिड इसमें बन गए। अब सेपरेट हो गए, 2 क्रोमेटिड इसमें बन गए और 2 क्रोमेटिड इसमें आ गए। तो अब देखो यहाँ पर इसके सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल वाज़ा तौर पे नजर आना शुरू हो गए। एक होमोलोगस क्रोमोसोम बकायदा अपनी प्रॉपर जो है वो किस में आ गए? शेप में आ गए। तो देखो पैकेटिन में आपकी बुक में क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेयर क्रोमोसोम ऑफ ईच बायोवेलेंट गेट शॉर्टेंड एंड थिकेंड। यानी पहले क्या थे? पहले मैंने आपको बताया ना, ऐसे लॉन्ग थे ऐसे बायोवेलेंट। फिर क्या हो गया? ये ऐसे हो गए, ये शॉर्ट और थिक हो गए। शॉर्ट एंड थिक एंड आर मोर रेडिली डिस्टिंग्विश, मतलब आप इसको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, नजर आएंगे। द होमोलोगस क्रोमोसोम ट्विन अराउंड ईच अदर एंड स्टार्ट स्प्लिटिंग इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने ट्विन नहीं किया, उनको एक करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, और उसके बाद क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो जाते हैं। कितने में? 2 क्रोमेटिड में। एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। अब इसमें टोटल कितने क्रोमेटिड्स आ गए? 4 आ गए। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इसको आप कह सकते हो, यू कैन कॉल इट टेट्राड। इसको आप क्या कह लोगे? इसको आप कह लो, यू कैन कॉल इट टेट्राड। बन गया ये टेट्राड। ऐसे टोटल कितने टेट्राड बनेंगे? अगर ह्यूमन, अगर आपसे पूछा जाए पैकेटिन के दौरान ह्यूमन के पास, ह्यूमन का जो सेल है उसके अंदर पैकेटिन हो रही है, कितने टेट्राड बनेंगे? टेट्राड इस और 4
क्रोमेटिड को टेट्राड कह रहे हैं, तो बताओ ह्यूमन के अंदर कितने टेट्राड बनेंगे? 4 2 बनेंगे। नहीं भाई, दो 2 तो बनेंगे। 2 बनेंगे टेट्राड। मैं सारे क्रोमोसोम को मिला के बात कर रहा हूँ, पूरे क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम 4 सर। 4 बनेंगे। कितने? अरे भाई एक, क्या ये तो पूछिए? मैंने, ये देखो कितने बनेंगे टेट्राड ह्यूमन के पास पैकेटिन में? 46 को 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 46 को 4 से मैं टोटल, देखो इसको आप, मसला ये है कि आप ये लोग समझ रहे हो कि इस चारों को मिलाकर टेट्राड कह रहा हूँ ना, मैं इसको थोड़ी टेट्राड कह रहा हूँ। आप ऐसे टेट्राड काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4, इन चारों को मिलाकर टेट्राड कह रहा हूँ ना, इन चारों को मिलाकर टेट्राड कह रहा हूँ। इसको नहीं कह रहा हूँ ये एक टेट्राड है, ये दूसरा टेट्राड, ये चौथा टेट्राड, इन चारों को मिलाकर टेट्राड कह रहा हूँ। तो अब बताओ ना कितने टेट्राड बनेंगे ह्यूमन में? 23। सिंपल है ना, 23 तो बनेंगे ना, 23 टेट्राड बनेंगे। एक टेट्राड मैंने निकाला है ह्यूमन में से। ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं, तो उनमें से मैंने एक टेट्राड निकाल लिया, तो अब कितने बचेंगे? 23 होंगे ना टोटल, सही है ना? मैं क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मैं वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम, इंसान का पूरा ह्यूमन का ऐसे सेल तो नहीं बना सकता ना, अगर मैं बनाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ऐसे बना दूं तो ये एक टेट्राड हो गया, यहाँ पर ये एक टेट्राड हो, ये चार क्रोमेटिड को मिला के एक टेट्राड कह रहे हैं। एक टेट्राड शो कर रहा है एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को, एक टेट्राड एक पेयर को शो कर रहा है, ये एक टेट्राड हो गया, ये दूसरा टेट्राड हो गया, ये तीसरा टेट्राड। ऐसे कितने हो जाएंगे? 23 टेट्राड ह्यूमन के पास होंगे और क्रोमोसोम्स के नंबर 46 हो जाएंगे, 1 2 3 4। चलें आगे चलता हूं। बस पैकेटिन में यही टेट्राड बनने थे, पैकेटिन में टेट्राड बन गए। अब आ जाते हैं किसके अंदर, आगे वाली स्टेज में आ जाते हैं। डिप्लोटीन में क्या होगा? मेन काम तो डिप्लोटीन में यहाँ पर होगा, जो मियोसिस का मेन जो है काम है वो डिप्लोटीन में। बस ये याद रख लो, डिप्लोटीन के अंदर होती है in this stage the synapse forces of attraction between the bivalent consisting of 4 chromatid labs and the chromosome uncoiled and separate. The separation however remain incomplete. चलो ये याद रखो कि लेप्टोटीन डिप्लोटीन में एक जो मेन चीज होगी वो होगी क्रॉसिंग ओवर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉसिंग ओवर, और होती है डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ही की वजह से तो होता है, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब क्रोमोसोम्स के, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से डिफरेंट क्यों होती है? वो जब आपके जो पेरेंट्स के अंदर जो क्रोमोसोम थे, सेम वही क्रोमोसोम आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर ट्रांसफर नहीं किए, क्योंकि आपके अंदर जो जब उन्होंने क्रोमोसोम ट्रांसफर किए तो उससे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन क्रोमोसोम्स के अंदर जब उनकी मियोसिस हो रही थी, उनके गैमेट्स बन रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर करा दी, और क्रॉसिंग ओवर से जो है वो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर थोड़ी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक सेल है, से फॉर एग्जांपल ये आपकी मदर का सेल है। आपकी मदर के सेल के पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक है, और दूसरा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ है, आपकी मदर के पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम दो आए हैं, आपकी मदर को जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम मिला है, वैसे तो आपकी मदर के पास 46 क्रोमोसोम है ना, 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम आपको उनके वो आपकी मदर को आपके नाना ने दिए हैं, और 23 क्रोमोसोम आपकी मदर को उनकी नानी ने दिए हैं। तो 23 क्रोमोसोम में से अगर मैं एक पेयर की बात करूं, मैं 23 क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा हूं, एक पेयर की बात कर रहा हूं, तो इसमें से ये जो एक ये वाला पेयर है, तो इसको समझ लो कि आपकी मदर का अगर ये सेल है, तो ये जो है वो किसने दिया, ये दिया उनको, ये क्रोमोसोम जो है वो आपकी मदर को उनकी मदर से मिला, यानी आपकी नानी से मिला, और ये वाला जो है वो किससे मिला, ये वाला मिला आपके नाना से। सही है, आपके फादर के सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके मदर की सेल की बात कर रहा हूँ। और लेकिन जब आपकी मदर ने वो एक बनाया, जिस एक से आपकी डेवलपमेंट हुई है, जिस एक से आपकी डेवलपमेंट हुई है, जो आपकी मदर ने वो एक बनाया, तो आपकी मदर ने उस एक के अंदर ये सेम क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं किए,
इन क्रोमोसोम में थोड़ा चेंज लेकर आया, और वो चेंज जो आया वो किससे आया? क्रॉसिंग ओवर से। अब क्या होती है क्रॉसिंग ओवर? इधर देखो, ये 2 क्रोमेटिड में ये एक क्रोमेटिड है, इसको चलो मैं रेड कलर का कर देता हूँ, और ये दूसरा क्रोमेटिड जो है यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर का। वैसे ये क्रोमोसोम अपने पेयर बनाकर रखते हैं, मैं यहाँ पर पेयरिंग शो नहीं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब क्या होता है, ये क्रोमोसोम जब अपना पेयर बनाते हैं तो उसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पर देखो इस तरह से ये दोनों क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड्स को ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे क्वाइल कर लेते हैं एक दूसरे से, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसको। ये क्रोमेटिड यहाँ आ गया, और ये वाला क्रोमेटिड कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे बन जाती है, और एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये जो बनी है ना एक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कियाजमेटा कह लो या चियाजमेटा कह लो, कुछ भी कह लो, ये कियाजमेटा बन गया एक्स लाइक। अब इस कियाजमेटा से क्या होता है, ये कियाजमेटा की वजह से क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। ये आपकी नानी से जो लिया था क्रोमोसोम, उसका रेड वाला पार्ट जो है वो आपके नाना से जो क्रोमोसोम लिया था उसके पास चला जाएगा, और आपके नाना से जो आपकी मदर ने क्रोमोसोम लिया था वो किधर चला, वो जो येलो वाला पार्ट जो है वो किसकी तरफ चला जाएगा? वो नानी के क्रोमोसोम के पार्ट चला जाएगा, ऐसे। अब बीच में से देखो इनकी ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएगी, ऐसे ये बीच में से स्प्लिटिंग। अब इस स्प्लिटिंग के बाद क्या होगा? जब ये स्प्लिटिंग होगी और ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो बाद में जब इसकी क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब सेपरेट होंगे तो कंडीशन कुछ ऐसे आ जाएगी, ये रेड इधर चला गया और ये येलो इधर आ गया। अब आप देखो दोनों क्रोमोसोम चेंज हो गए ना। अब ये वो क्रोमोसोम तो नहीं रहा जो आपकी मदर ने अपनी नानी से लिया था और अपने नाना से लिया था। अब ये क्रोमोसोम वो आप में ट्रांसफर करने जा रही हैं, तो उससे पहले इस क्रोमोसोम में क्या आ गया? चेंज आ गया, और इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हुआ है क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? यस सर। चेंज आ जाता है। अब देखो दोनों क्रोमोसोम चेंज हो गए, वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, लेकिन अब उसके बाद फिर क्या होता है, ये एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, मैंने थोड़ा दूर बनाया है, एक दूसरे के करीब होकर ये क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। एक आपने पढ़ा ना साइनोप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, साइनोप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स इनको ऐसे मिला के रखता है, और ये एक दूसरे से ऐसे करीब करीब जो है वो मिले हुए रहते हैं। इतना मिलाया हुआ नहीं, लेकिन चलो फिर मिला देता हूँ, यहाँ से ऐसे मिले हमें। अब डिप्लोटीन में फिर क्या होता है, ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं, मगर मुकम्मल तौर पे सेपरेट नहीं हो पाते। और क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे उलझे हुए होंगे, और एक दूसरे से ऐसे नोट बनी हुई होगी, और उसी नोट की वजह से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। मैंने एक जगह पर क्रॉसिंग ओवर दिखाई है इस क्रोमोसोम में, एक से ज्यादा जगहों पर क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो डिप्लोटीन में जो मेन चीज याद रख लो वो यही याद रख लो कि डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की जो पूरा प्रोसेस है वो डिप्लोटीन में बताया है। और डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? डाइकाइनेसिस में ये क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने का प्रोसेस जो है वो क्या है? वो है टर्मिनलाइजेशन। जो डाइकाइनेसिस होती है इसमें एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ऐसे एक दूसरे से अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं यूं। जैसे जिप नहीं खुलती है, जैसे जिप खुलती है तो ऐसे ऐसे दो डोरियां अलग होती चली जाती हैं, जिपर के साथ है अलग, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अलग होते हैं, फिर एक दूसरे से लास्ट में इस जगह से अटैच होते हैं, यहाँ से भी फिर क्या हो जाते हैं? लास्ट पॉइंट से अटैच होते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट से भी फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होती है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? सेपरेशन हो जाती है। ये था मियोसिस का पहला सब स्टेज प्रोफेस, और असल में यही चीज थी जो आपने समझनी थी। सबसे पहले जो है वो कौन सी वाली स्टेज हुई? सबसे पहले हुई लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे, होमोलोगस क्रोमोसोम बारीक थे, लंबे लंबे धागों की तरह थे। फिर जाइगोटीन में क्या हुआ? क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए, उन्होंने बाइवेलेंट बना लिए, और बाइवेलेंट जो बनने का जो प्रोसेस था उसको हम क्या कहते हैं? उसको सिनेप्सिस कहते हैं। बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं, तो इस वजह से इसको हम टेट्राड कहते हैं। फिर पैकेटिड में क्या हुआ कि वो बाइवेलेंट जो है वो क्या होना शुरू हो गए? वो जो है वो थिक और शॉर्ट होना शुरू हो गए। जब वो थिक और ऐसे शॉर्ट हो गए
और उनके बीच में से स्प्लिट हो गए ऐसे, और 2 क्रोमेटिड के अंदर डिवाइड हो गए ऐसे। इसमें जो है ये क्रोमेटिड और ये वाज़ा तौर पे नजर आना शुरू हो गई है ऐसे टेट्राड। ये हो गया, ये हो गया पैकेटिन में। फिर उसमें क्या हुआ, डिप्लोटीन के अंदर क्या हुआ कि ये ऐसे एक दूसरे के करीब ऐसे अनवाइंड हुए हुए थे, ऐसे लिपटे हुए थे एक दूसरे के करीब। इसी दौरान इन्होंने अपने पार्ट्स को, सेगमेंट्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इसको हमने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर। और जो थी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, ये एक दूसरे से ऐसे सेपरेट होना शुरू हो गए। और टर्मिनाइजेशन, आखिर वाले पॉइंट से अटैच होते हैं, वहां से भी फिर क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे देखो, डाइकाइनेसिस हो गई। और डाइकाइनेसिस के दौरान क्या होता है कि वो जो होता है ना, प्रोफेज के अंदर एक चीज होती है कि अब वो हमने माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो और न्यूक्लियोलस जो है ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे। सही है, ऐसे डिसअपेयर होगा। और इसी दौरान क्या बन जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस वजह से डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, ऐसे माइटोटिक अपरेटस भी बन जाएगा सेंट्रोसोम से। और ये हाफ स्पिंडल फाइबर। अब क्या होगा, अब आगे वाली बातें बिल्कुल आसान है, वही है सेम, वही वाली सेम बातें जो आपने किस में पढ़ी थी, जो आपने उसमें पढ़ी थी, क्या कहते हैं, माइटोसिस में। अब होगा मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो 2 क्रोमेटिड थे ना, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, अब 23 पेयर तो बना के नहीं दिखा रहा हूँ, एक ही पेयर बना के दिखा देता हूँ। ये एक था, एक क्रोमोसोम ये हो गया, क्योंकि इसमें जो है वो क्या हो गई थी, क्रॉसिंग ओवर हो गई थी। तो इसके क्रोमेटिड को थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, एक येलो भी दे देता हूँ, येलो, ये हो गया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये नानी की तरफ से था या नाना की तरफ से था, ये वाला क्रोमोसोम नानी की तरफ से था ना, ये क्रोमोसोम जिसमें ये कलर कॉम्बिनेशन आई है बच्चों। अच्छा। चलो सही है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला आ जाओ, ये दूसरा वाला यहाँ आके लेट जाएगा, ये इधर आके, ये इधर आके, और ये ऐसे होगा, ये इधर आके, और ये क्या होगा, हाफ स्पिंडल फाइबर के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। अब मेटाफेस में क्या होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस ऐसे बीच में इक्वेटर पर आकर क्या होंगे, ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। मेटाफेस में वो हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि मेटाफेस में क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं। मगर अब अगर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आपको अगर ऐसे बनाकर दे दें, ये 2 तस्वीरें बनाकर दें, एक ऐसे तस्वीर बनाकर दे दें, और आपसे पूछें बताओ ये माइटोसिस का मेटाफेस है या मियोसिस का मेटाफेस है। अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख के बताओगे फिर तुमके माइटोसिस का मेटाफेस है या मियोसिस का मेटाफेस है। जो माइटोसिस का मेटाफेस था ना, उस पे ये जो 2 क्रोमोसोम के पेयर हैं, ये ऊपर नीचे नहीं थे, उसमें तो वहां पर क्रोमोसोम ऐसे थे, ऐसे ऐसे होते थे, ऐसे अरेंज थे, ऐसे। सही है। अगर ऐसे अरेंज करा देंगे ना होमोलोगस क्रोमोसोम को, बाई वाले ऐसे क्रोमोसोम को, तो समझ जाना ये मेटाफेज जो है वो किसका है, वो है माइटोसिस का। लेकिन ऊपर नीचे अगर अरेंज करा दें इनको, तो फिर समझ जाओगे ये किसका मेटाफेस है, मियोसिस का मेटाफेस होगा। अब ऊपर नीचे है ना, उसमें तो जो है वो ऐसे एक ही लाइन में आ गए थे, 23 का वो 46 क्रोमोसोम एक लाइन में आ गए थे। और यहाँ पर क्या होगा, 23 क्रोमोसोम ऊपर और 23 क्रोमोसोम कहाँ होंगे, नीचे की तरफ होंगे इसमें। तो ऐसे आपने याद रखना है। तो ये हो गया मेटाफेस। अब बड़ी सिंपल सी बात है, एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में भाई ये हाफ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, ये हाफ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि ये हाफ स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा। अब तो सिंपल है ये कि यहाँ से जो है ये वाला क्रोमोसोम जो है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ ले जाते हैं इसको, ये यहाँ ऊपर चला गया। और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट जगह यहाँ चला जाएगा, नीचे इधर, ये इधर चला जाएगा। एनाफेस में अपोजिट उसमें चले जाएंगे। और टीलोफेस में क्या होगा, टीलोफेस के अंदर वही सेम है कि ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, ये डिसअपेयर हो जाएगा, ये डिसअपेयर हो जाएगा ना सारा, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी।
और दोबारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, और ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। और उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म मियोसिस में फौरन भी डिवाइड हो सकता है, थोड़े टाइम के बाद भी डिवाइड हो सकता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो ये 2 सेल बन गए, और ये हो गई मियोसिस 2, सॉरी मियोसिस 1। मियोसिस 1 हो गई ना। अब क्या मैं आपको अब मियोसिस 2 क्या होगी, मियोसिस 2 मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सेम वही वाली बात हो जाएगी ना माइटोसिस वाली। अब क्या होगा, सेम यही एक सेल आ गया इसके अंदर, ये सेम एक सेल है, इस सेल के अंदर ये 2 क्रोमेटिड है ऐसे। अब बस मियोसिस में क्या होगा, ये बीच में से स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर, अलग अलग दोनों, और इससे जो है वो 2 सेल बन जाएंगे, दोनों में एक एक जो है वो चला जाएगा, एक इधर एक इधर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे शायद जिन्होंने इसको इतना, क्योंकि अब आपको पता है कि ये मैं एंट्री की क्लास ले रहा हूँ, वो आपकी रेगुलर वाली में क्लासेस जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली होती तो शायद मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जा सकता। तो कुछ जिन स्टूडेंट को अगर थोड़ी सी बेसिक कमजोर है और वो बहुत ज्यादा शुरू पहले पढ़ा नहीं है इसको इतना डिटेल में, तो थोड़ी सी कोशिश करो इसको समझने की। नहीं समझ पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम रट्टा लगा लो जो मैंने बातें बताई हैं उनका, ताकि एमसीक्यूज तो कर लो। अगर टेक्निकल नहीं आए, थोड़े सिंपल से एमसीक्यूज जब आ जाते हैं ना, जो टेक्निकल नहीं होते वो आपके रट्टे से भी हो जाते हैं वो एमसीक्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हो गया माइटोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो गया। अब माइटोसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस काम आता है, मियोसिस के किस काम के लिए होता है, मियोसिस में फायदा क्या है। तो भाई मियोसिस के अंदर एक तो आपके प्लांट्स के अंदर, अब ऐसे याद रख लोगे, प्लांट्स के अंदर गैमेट्स मियोसिस से बनते हैं, सॉरी प्लांट के अंदर स्पोर मियोसिस से बनते हैं, एनिमल्स के अंदर गैमेट मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाते हैं नॉर्मल। अब मिसाल के तौर पे देखो ना, एक जनरेशन के अंदर हम 46 क्रोमोसोम आपके फादर के पास थे, 46 क्रोमोसोम आपकी मदर के पास थे, 23 वाले गैमेट्स बन गए, सही है। मदर ने भी 23 वाले गैमेट्स बनाए, फादर ने भी 23 वाले। अब ये 2 गैमेट्स मिले, तो इन 2 गैमेट्स के मिलने से जाइगोट बन गया 46 वाला, सही है। अब वही वाला दोबारा पुराना वाला नंबर आ गया। अगर मियोसिस ना हो रही होती और 46 वाले क्रोमोसोम बन रहे होते, तो हमारे पास जो नई जनरेशन आती उसके पास क्रोमोसोम के नंबर 92 हो जाते, फिर आगे वाली जनरेशन में 92 क्रोमोसोम होते, तो फिर 92 मिलते तो और बढ़ जाते, ऐसे तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते ही चले जाते। तो मियोसिस का ये फायदा है कि हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर को रीस्टोर करने में, हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर को, जो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर है उसको रीस्टोर करने में क्रोमोसोम, ये मियोसिस फायदे में होती है। और दूसरा मियोसिस का फायदा क्या होता है, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज आता है। आप अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं हो, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स में क्रोमोसोम थे वो आपके पास नहीं है, और आपके बहन भाई भी एक जैसे नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पे आपका इस गैमेट से फॉर्मेशन हुई, या आपके बहन भाई में किसी ने ये दूसरे वाले गैमेट से फॉर्मेशन हुई है, तो दोनों अलग अलग गैमेट से फॉर्मेशन हुई है ना। एक के पास ये वाला क्रोमोसोम चला गया था, जिसके पास ये रेड वाला पोर्शन था, ऐसे। सर ट्विंस भी तो होते हैं ना बेबीज, अब तो हाँ, तो उसमें क्या ट्विंस, होता है? उनमें तो फिर ट्विंस वाली तो कहानी बिल्कुल दूसरी है। ट्विंस के अंदर तो ये होता है जाइगोट एक ही होता है, चलो बता देता हूँ ट्विंस के अंदर क्या होता है। ये जाइगोट तो एक ही है, सही है, एक जाइगोट है, और सेम 46 क्रोमोसोम आपके पास आए, 23 मदर से आए, 23 फादर से आए। अब ये जो जाइगोट होता है वो डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के जरिए, मियोसिस के जरिए डिवाइड नहीं होता, माइटोसिस के जरिए 2 में डिवाइड हो गया। वैसे तो माइटोसिस होती है जाइगोट में, लेकिन दोनों सेल एक दूसरे से अलग-अलग हो गए, एक इससे बनेगा एक इससे बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही जाइगोट से बने, और डिवीजन माइटोसिस हुई है। माइटोसिस में तो सेम क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं होती, तो इससे और इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सेम होगा। ये भी चैप्टर नंबर 4 में आपने डिटेल में पढ़ना है, आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन क्या होते हैं, सही है ना। और इसके अलावा एक मियोटिक एरर और है, लेकिन अब मैं इसको आपको कल बताता हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है, कल ही नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। सर जी जी।